आदित्य और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, आज तक बाढ़ से निदान ना यूपीए की सरकार में हो पाया ना एनडीए की सरकार में हो पाया है। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं आरजेडी के कद्दावर नेता है श्याम रजक जी। आप लोग भी सरकार में थे, अभी एनडीए भी सरकार में है, आप लोगों से भी बाढ़ का कोई निदान नहीं हो पाया, अभी भी नहीं निदान हो रहा है, फिर से देख रहे हैं वही तबाही मचाया जा रहा है। देखिए, बिहार बाढ़ के मामले में एक बड़ा त्रासदी है। पूरा नॉर्थ बिहार जो है वो जब बाढ़ आती है, नेपाल में जब पानी जब बढ़ता है तो वो पानी आ जाता है और पूरा बाढ़ से जल का पूरा प्लावत हो जाता है। और इस कारण जो गरीब लोग हैं, जो लोग चाहे वो कोसी में हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर से लेकर पूरा नॉर्थ बिहार, गोपालगंज से लेकर के और पूर्णिया, सहरसा, कटिहार तक, मधेपुरा तक, किशनगंज तक पूरा डूब जाता है। और उसके लिए कोई अस्थाई निदान नहीं हो पाया। और अस्थाई निदान जब तक नहीं होगा, ये बाढ़ का एक प्रकोप रहेगा। वर्तमान सरकार जो है नीतीश जी की, वो आई और उसने इसी सवाल पर आई कि हम बाढ़ का अस्थाई निदान करेंगे। सौभाग्य से एनडीए की सरकार भी दिल्ली में रही और बिहार में भी एनडीए की सरकार रही। जब हम लोग थे तो उस समय एनडीए की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, माने कि एक दूसरे की समरूपता नहीं थी। लेकिन आज जब दोनों की समरूपता है 2014 से, तब क्यों नहीं उसका निदान हो रहा है? क्योंकि सवाल है कि नेपाल से जो पानी आती है, तो हम लोग बार बार कहते रहे, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, उन्होंने ये प्रपोजल भी दिया था कि नेपाल में एक बड़ा बराज बनाया जाए। बराज बनेगा तो उधर का पानी भी इधर नहीं आएगा और उस पानी से हम हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और वो उत्पादन से नेपाल को भी लाभ होगा और बिहार को भी लाभ होगा। लेकिन ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें भारत सरकार को इंटरफेरेंस करना होगा। हम लोगों ने कई बार कहा था लेकिन नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी की सरकार है, बहुत ही मजबूत एनडीए के नेता हैं, लेकिन इसका निदान उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि सिर्फ कुर्सी रहती है, बात करना अलग, लेकिन फेविकोल इतना मजबूत सटा हुआ उनकी कुर्सी में कि उससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और आज गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सारे जगह बांध जो हैं वो टूट रहे हैं और लोग परेशान हैं। जो लोग गांव है, गांव का गांव डूब रहा है और लोग निकल कर के बच कर के और वो सड़कों पर अपना आश्रय ढूंढ रहे हैं। यही हर साल होता है और उसका खामियाजा 6 महीना 8 महीना तक वहाँ के लोगों को जीवन दुभर हो जाता है और उसको एरिया रगड़ करके जीने पर मजबूर होना पड़ता है। सरकार की न चिंता होती है, न सरकार की कोई दृष्टि है। आप लोग भी सरकार में थे ना, तो दरअसल सवाल मैंने ये करा कि मेरी सरकार थी, हम लोगों ने प्रपोजल दिया था भारत सरकार को, लेकिन उस समय जो भारत सरकार में थे वो हमारे नहीं थे और एनडीए की सरकार थी। अटल जी मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी आ गए, तो वो हम लोग की बातें बैठ नहीं पाई और वो लोग इस पर सीरियस नहीं हुए। लेकिन अब तो एनडीए का दोनों जगह है, तो करना तो उनको है, तो उनको तो हर तरह से उनको मदद मिल सकती है। दूसरा है कि बिहार में अभी जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग का भी एक अलग किस्सा है। वो ठेकेदारी प्रथा पर सिंचाई विभाग चलता है और जो काम का स्थायी निदान की जगह अस्थायी होता है और वो एक बार बनता है और तुरंत वो ढह जाता है, बाढ़ में पानी आता है। उससे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सीएजी ने भी रिपोर्ट जो दिया है उसमें सिंचाई विभाग पर आया है, जो 17 विभाग का आया है कि 92,000 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुए हैं उसमें सिंचाई विभाग भी एक है। तो ये सब चीज़ें सिंचाई विभाग के कारगुजारियों का ही परिणाम है। उसके मंत्री हों या उसके अफसर हों, वो गंभीरता से सिंचाई पर उनका कोई एक कठोर निर्णय नहीं होता है, कोई दृष्टि नहीं होती है। यहाँ कोर्ट ने भी बिहार सरकार को पूरी तरीके से लताड़ा है, साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था जो लचर है। खासकर देखिए, भारत सरकार हर साल नेशनल क्राइम रिपोर्ट पेश करती है और नेशनल क्राइम रिपोर्ट आप देखेंगे तो बलात्कार के मामले में, नारी शोषण के मामले में, हत्या के मामले में, लूट के मामले में, अत्याचार के मामले में, दलितों पर प्रहार के मामले में बिहार जो है देश में 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है।
और ये अपना बहुत प्रचार करते हैं कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो कितने लोगों के पर है, देश में सबसे ज़्यादा व्यक्ति पर एक पुलिस की वहाँ डिप्लॉयमेंट है। तो वहाँ पुलिस की सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप पुलिस का हेडक्वार्टर बना दिए बड़ा सुंदर, लेकिन जो पुलिस के जो सिपाही हैं जो रह रहे हैं वो किस दर्दनाक स्थिति में रह रहे हैं। पानी चूता है, उसी तरह से थानों की बेहाल स्थिति है। और उससे बड़ी बात तो ये हो गई, जब पुलिस बिल विधानसभा में आ रहा था तो विधानसभा में उसका टेलर दिखलाने के लिए जिस तरह से विपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में उस सवाल पर आलोचना कर रहा था, तो पुलिस के द्वारा विधानसभा में विश्व के इतिहास में पहला राज्य है जहां पुलिस सदन के अंदर घुस करके विधायकों को पीटने का काम किया। विधायकों को ही नहीं बल्कि महिला विधायकों का छीरहरण करने का काम किया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र की तरह नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बन कर के उस क्रियाकलाप को देख करके आह्लादित आनंदित होते रहे और विधानसभा में उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई। और जो अत्याचार हुआ उस पर भी कोई कमेटी बनी, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस का तो मन बड़ा है, और पुलिस का मन बड़ा है सरकार के नेतृत्व के कारण। सरकार नहीं चाहती है, ये ब्यूरोक्रेटों की सरकार है, ये कभी नहीं चाहती कि कानून व्यवस्था। आप देख रहे हैं लूट हो रही है, बैंकों को लूट हो रही है, लोगों की हत्या हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ पर शराब की बंदी की बात कही, तमाम विपक्ष लोग सब नीतीश कुमार जी के साथ रहे कि हम शराब बंदी के आपके समर्थन में, लेकिन उसको नीति नहीं रहा कैसे उसका पालन करना है। आज शराब खुलेआम बिक रहा है, कहीं कोई ये नहीं कर सकता शराब नहीं मिल रहा है। सरकार कान में रुआ डाल कर करके बैठी हुई है। तो ये सारी व्यवस्था है जिसके कारण पुलिस राज है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लाचार हो कर करके उनको करारा तमाचा मारना पड़ा और कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। तो जो विपक्ष कल बात करता था, जिस पर ये मजाक उड़ाने का काम करते थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा है। तो अब उनको सोचना चाहिए, या तो सुधारने का काम करें जो उनसे नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो पालकी में बैठ कर करके शासन कर रहे हैं। पालकी ढो रहा है बीजेपी, आज जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो विपक्ष में बैठी हुई है, तो उनसे वो समर्थ नहीं है। ब्यूरोक्रेट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो या तो उनमें जरा सा भी समाजवादी होने का नैतिकता हो, थोड़ी भी अगर बची हो दिल के किसी कोने में, तो उनको नैतिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो करारा तमाचा मिला है कि यहाँ पुलिस राज है, इस सवाल पर उनको खुद स्वयं पदच्युत हो जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, एलजेपी 2 फार के बाद पहली बार किसी विपक्ष के बड़े नेता से मुलाकात हुई। कल आप लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे, उसके बाद देर रात जब चिराग पासवान दिल्ली लौटे तो आपकी मुलाकात चिराग पासवान से भी हुई। तो क्या ये तालमेल बैठ रहा है? लालू यादव जी हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे, और उनसे ही चंद्रशेखर जी के बाद मेरी व्यक्तिगत राजनीति लालू यादव के ही नेतृत्व में हमने सीखने का और चलने का काम किया है। इसलिए हमारे नेता के साथ मिलना ये तो आम बात है, हम हरदम मिलते हैं, उनसे दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन राजनीति में इसलिए क्योंकि लालू के बाद चिराग पासवान की जहाँ तक बात है, तो रामविलास जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, कई दशकों से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, कई बहुत ही दूरगामी हमारा संबंध रहा है, हर पल में हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग थे, लेकिन उनके परिवार के साथ हम शेयर नहीं कर पाए थे। तो मैं जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि भाभी से मिलना चाहिए और उनके सांत्वना देनी चाहिए, और हम उनके परिवार के एक अंग हैं, तो हर कदम पर हम उनके साथ खड़े हैं। आज रामविलास जी नहीं हैं, लेकिन रामविलास जी के छोटा भाई ने जिस तरह से दगा देने का काम किया, तो हम भी उनके छोटे भाई की तरह हैं। हम उनके हर दुख में हम उनके साथ रहेंगे। इस बात के लिए एक शिष्टाचार मुलाकात के साथ हम गए थे। यानी कि चिराग पासवान के साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर आरजेडी खड़ी है। व्यक्तिगत रूप से मैं हर चीज़ में उनके साथ हूँ और रहूँगा, क्योंकि रामविलास जी हमारे बड़े भाई की
तरह के हमें मेरे बड़े भाई रहे हैं और उनका लड़का हमारा परिवार का अंग है। उनके हर चीज़ों में मैं सहयोग करूंगा, हर चीज़ों में मैं साथ दूंगा। लेकिन राजनीति की बात जब आप इस बात को ले जाना चाहते हैं तो राजनीति में आज दो धारा हैं, एक गुलवर्कर की धारा है और एक अंबेडकर और गांधी की धारा है। गांधी लोहिया अंबेडकर की धारा के साथ जो लोग हैं वो हैं पूरा तमाम विपक्ष के लोग हैं। जो एनडीए के लोग हैं वो गुलवर्कर की धारा के साथ हैं। जिस तरह महाभारत में सत्य और सत्ता की लड़ाई हुई थी तो सत्ता के साथ कौरवों के साथ थे लोग, जो लोग और जो थे सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पांडव, जिसके साथ श्री कृष्ण भी थे। तो ये लड़ाई हुई थी, बाद में सत्य की जीत हुई थी। तो आज फिर वही स्थिति आ गई है। एक तरफ सत्ता को येन केन प्रकारेन दंड दे करके या साजिश कर करके या किसी तरह से उसको लागू करके के हेडगेवार की नीति मनु संहिता को लागू करने का काम करें। दूसरे तरफ जो हमारे तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं और जो परिकल्पना चिराग जी में भी है और विपक्ष के तमाम नेताओं में है कि हम दलितों, गरीबों, उत्पीड़ित, उपेक्षित, समान और जो सामान्य जाति के लोग भी हैं, जो उसमें भी गरीबी है, उसमें भी कई तरह की विविधताएँ भी हैं, तो उनकी भी कष्टों को साथ मिल करके हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ये लड़ाई है, उसमें तेजस्वी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई को बखूबी लड़ने का काम किया। आज चिराग जी उस लड़ाई के लिए अब जिस तरह से गांधी ने यात्रा किया था, पूरे देश भ्रमण करने का काम किया था, उसी तरह से जनता की नब्ज को, जनता के कष्ट को रूबरू देखने के लिए चिराग जी भी घूम रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि चिराग जी की जो जिसकी विरासत है वो अंबेडकर की विरासत है। रामविलास जी अंबेडकर के विचारों पर चल रहे हैं। आरजेडी चिराग जी के साथ है हर परिस्थिति में? मैं कहता हूँ कि एक तरफ गुलवर्कर हैं, एक तरफ अंबेडकर हैं। राष्ट्रीय जनता दल अंबेडकर, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के साथ हैं। जो भी लोग इस नीति के साथ होंगे, जो भी लोग, हम उसको हर संभव हर तरह से सहयोग करके अपने साथ अंगीकार करने का काम करेंगे। देखिए, ये थे आरजेडी के नेता। देखिए, साफ शब्दों में खुल के तो नहीं बोले कि चिराग के हम पूरी तरीके से साफ हैं, लेकिन शब्दों की बयानबाजी से पूरी तरीके से साफ कर दिए कि जो इसके साथ होंगे हम उनके साथ हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए दिल्ली से अमित चौधरी की रिपोर्ट।